मुंबई की रॉयल हाइट्स एक पुरानी बिल्डिंग जो 1980 के दशक में अपनी भव्यता के लिए जानी जाती थी, अब अपनी बदहाल हालत में खड़ी थी। इस इमारत की दीवारें, सीलन काले चिपचिपे धब्बों से भरी थे जो किसी अनजानी बीमारी की तरह फैले जा रहे थे। 7वें फ्लोर पर एक फ्लैट 7B इस बिल्डिंग का सबसे डरावना हिस्सा था। इस फ्लैट में एक पुराना एसी लगा था जो अपने आप चालू रहता था, भले ही फ्लैट में कोई रहे या ना रहे। एसी की ग्रिल जंग से भरी थी और उसमें से निकलने वाली हवा में एक भयानक गंध थी, जैसे सड़ा हुआ मांस, गीली मिट्टी और कुछ जहरीला पदार्थ मिला हो। हवा इतनी ठंडी थी कि वो आपकी त्वचा को झुलसा देती थी और उसमें एक अजीब सा भारीपन था जो आपके फेफड़ों को जकड़ लेता था। एसी के ग्रिल के पीछे की दीवार पर गहरे काले निशान थे जो किसी खून जैसे तरल से बने लगते थे और हर रात उसमें एक खरचने की आवाज आती थी, जैसे कोई अपने नाखूनों से दीवार पर खरोंच रहा हो। रॉयल हाइट्स के 7B फ्लैट में कई साल पहले एक परिवार रहता था। अजय, उसकी पत्नी रीना और उनकी 8 साल की बेटी काव्या। अजय एक साइंटिस्ट था जो एक खतरनाक और प्रतिबंधित केमिकल पर रिसर्च कर रहा था। इसे फ्रॉस्ट 13 कहा जाता था। यह केमिकल एक ऐसा पदार्थ था जो हवा में मिलकर तापमान को तेजी से 0 पर ले जा सकता था। अजय की रिसर्च का मकसद था कि केमिकल को एसी की कूलिंग सिस्टम में इस्तेमाल करना, ताकि वो बहुत ही कम बिजली के अत्यधिक ठंडा पैदा कर सके। उसका मानना था कि अगर ये प्रयोग सफल हो गया तो वो एक क्रांतिकारी एसी बना सकता है जो कम खर्च में ज़्यादा ठंडा देगा। लेकिन ये केमिकल ज़रा से भी रिएक्शन से इतना खतरनाक हो सकता था कि इसकी टेस्टिंग और इस्तेमाल गैर कानूनी थी। अजय ने इस केमिकल को चोरी से टेस्ट करने के लिए अपने घर का एसी चुना, क्योंकि वो अपनी रिसर्च को गुप्त रखना चाहता था। उसने एसी की यूनिट में एक छोटा सा कंटेनर फिट किया जिसमें फ्रॉस्ट 13 भरा हुआ था। उसने सोचा कि अगर वो इसे छोटे पैमाने पर टेस्ट कर ले तो वो अपनी रिसर्च को किसी बड़ी कंपनी को बेच सकता है। लेकिन उसकी योजना उल्टी पड़ गई। 1995 की एक रात जब उसने एसी चालू किया तो फ्रॉस्ट 13 हवा में मिल गया। ये केमिकल इतना शक्तिशाली था कि इसने पूरे फ्लैट का तापमान कुछ ही सेकंड्स में 0 से नीचे ला दिया। साथ ही इसने एक जहरीली हरी गैस छोड़ी जो अजय, रीना और काव्या के फेफड़ों में चली गई। पुलिस को फ्लैट में तीनों की लाशें मिली। अजय और रीना की लाशें बेडरूम में पड़ी थी। उनके चेहरे पर एक भयानक डर का भाव जमा हुआ था। उनकी त्वचा हरी और सड़ी हुई थी, जैसे किसी जहरीले पदार्थ ने उन्हें अंदर से जला दिया हो। उनके नाखून काले पड़ गए थे और उनकी उंगलियों से हरा चिपचिपा तरल लटक रहा था। काव्या की लाश एसी के ठीक नीचे पड़ी थी। उसके छोटे से शरीर पर अनगिनत खरोंचें थी, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से खुरच कर मार डाला हो। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें सिर्फ कालापन था और उनके होठों पर एक हरी चिपचिपी परत जमी हुई थी जिसमें से छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे थे।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी मौत ठंड और जहरीली गैस की वजह से हुई है, लेकिन पुलिस ने इसे आत्महत्या मानकर केस बंद कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना था कि उस रात फ्लैट से भयानक चीखें सुनाई दी थी, ऐसी चीखें जो इंसानी नहीं लगती थे। एक पड़ोसी ने बताया कि उसने एसी से हरी जहरीली धुंध निकलते देखा था जो फ्लैट की दीवारों से रिस रहे थे। उस रात के बाद 7B को सील कर दिया गया था, लेकिन एसी को हटाया नहीं गया था। हर बार जब कोई उसे हटाने की कोशिश करता तो एसी के ग्रिल से एक भयानक चीख निकलती और उसमें से हरा चिपचिपा तरल टपकने लगता। लोग कहते थे कि एसी में काव्या की आत्मा बस गई है और वो अपने माता पिता के मौत का बदला लेना चाहती है। कहानी की शुरुआत होती है नीलम से, एक 30 साल की सिंगल माँ जो अपने 5 साल की बेटी अनन्या के साथ मुंबई में एक नई शुरुआत करना चाहती थी। नीलम को रॉयल हाइट्स में 7B फ्लैट सस्ते दाम पर मिल गया था। बिल्डिंग के वॉचमैन शंकर ने उसे चेतावनी दी, मैडम इस फ्लैट में मत रहो, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। कई साल पहले यहाँ एक परिवार की मौत हो गई थी और तब से ये फ्लैट शापित है। लेकिन नीलम ने इसे अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। पहली रात को नीलम और अनन्या फ्लैट के सामान सेट कर रहे थे। फ्लैट में एक अजीब सी ठंडक थी और एसी अपने आप चालू था। नीलम ने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम ही नहीं कर रहा था। एसी से निकलने वाली हवा में एक भयानक गंध थी, जैसे सड़ा हुआ मांस, गीली मिट्टी और कुछ जहरीला पदार्थ मिला हो। हवा इतनी ठंडी थी कि नीलम की उंगलियां सुन्न पड़ने लगी और उसकी त्वचा पर छोटे छोटे बर्फ के कण जमने लगे। उसने खिड़की खोल दी, लेकिन हवा और ठंडी होती जा रही थी। अनन्या ने अचानक कहा, मम्मी यहाँ कोई है, वो मुझे देख रही है। नीलम ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने अनन्या को गले लगाया, कोई नहीं है बेटा, तुम थक गई हो, सो जाओ। लेकिन रात के 2 बजे नीलम की नींद एक अजीब सी आवाज से खुल गई। ये एसी से आ रहे थे, एक खुरचने की आवाज, जैसे कोई नाखूनों से धातु को खरोच रहा हो। नीलम ने बेडरूम की लाइट जलाई, लेकिन लाइट नहीं जली। अंधेरे में उसे एसी के नीचे एक हल्की सी हरी धुंध दिखी जो धीरे धीरे एक आकृति में बदल रहे थे। ये एक छोटी लड़की की आकृति थी, जिसके लंबे गीले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसकी त्वचा हरी और सड़ी हुई थी और उसकी आंखें खाली थी। उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थी। उसके नाखून काले और टूटे हुए थे, जिनसे हरा चिपचिपा तरल टपक रहा था। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसके दांतों से हरा जहरीला तरल रिस रहा था। मम्मी मम्मी, उसने फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी जो इंसानी नहीं लगते थे। उसके फुसफुसाहट के साथ एक भयानक गंध हवा में फैलने लगी और नीलम को लगा जैसे उसकी सांसें रुक रही हो। नीलम चीख पड़ी और अनन्या को जगाने के लिए दौड़ी, लेकिन अनन्या अपने बिस्तर पर नहीं थे। नीलम ने उसे पूरे फ्लैट में ढूंढा और आखिरकार उसे लिविंग रूम में पाया। वो एसी के ठीक नीचे खड़े थे। उसकी आंखें खाली थे। अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया था
और उसकी त्वचा पर हरे धब्बे उभरने लगे थे। उसके हाथों पर खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने उसे नाखूनों से खरोचा हो। अनन्या, नीलम ने चीख कर उसे अपनी ओर खींचा, लेकिन अनन्या का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था। अनन्या ने धीरे से कहा, वो मुझसे खेलना चाहती है मम्मी। वो कहती है कि तुमने उसे मारा। अगले दिन नीलम ने फ्लैट छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उस रात हालात और बिगड़ गए। एसी अब और तेज चलने लगा और उससे निकलने वाली हवा इतनी ठंडी थी कि नीलम की सांसें जमने लगी। रात के 3 बजे उसे फिर वही खुरचने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एसी की ग्रिल से एक पतला हरा हाथ बाहर निकला। उस हाथ के नाखून लंबे और टेढ़े मेढ़े थे और वो धीरे धीरे नीलम की ओर बढ़ने लगे। नीलम ने अनन्या को गोद में उठाया और फ्लैट से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाजे पर एक अजीब सी हरी परत जम गई थी, जो पिघलते हुए मोम की तरह टपक रहे थे और हर बूंद के साथ एक फुसफुसाहट सुनाई देती। मम्मी, मम्मी। दरवाजे की सतह पर छोटे छोटे नाखूनों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई उसे खरोच रहा हो। नीलम ने खिड़की की ओर दौड़ लगाई, लेकिन खिड़की के शीशे पर एक चेहरा उभर आया, काव्या का चेहरा। उसकी खाली आंखें नीलम को घूर रहे थे और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे मारा। उसकी फुसफुसाहट पूरे फ्लैट में गूंजने लगी। नीलम ने देखा कि काव्या के चेहरे से हरा चिपचिपा तरल टपक रहा था, जो शीशे पर फैलकर एक भयानक आकृति बना रहा था। शीशे पर छोटे छोटे खरोच के निशान उभरने लगे, जैसे किसी अदृश्य नाखून उसे खरोच रहा हो। तभी एसी से एक तेज चीख निकली। हरी धुंध अब पूरे फ्लैट में फैलने लगी और उसमें से कुछ आकृतियां निकलने लगी। अजय और रीना की आकृतियां। उनकी त्वचा भी हरी और सड़ी हुई थी और उनके चेहरों पर एक अनजानी पीड़ा थी। अजय की आकृति के हाथ में एक टूटा हुआ पाइप था, जिससे हरा तरल टपक रहा था, और रीना की आकृति के गले में गहरे खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने उसे गला घोंट कर मार डाला हो। रीना की आंखों से हरे रंग का खून टपक रहा था और वो हर कदम के साथ एक भयानक कराह छोड़ रहे थे। नीलम ने हिम्मत जुटाकर काव्या की आकृति से पूछा, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैं तो यहां नहीं हूं। काव्या की आकृति ने एक भयानक हंसी हंसी और कहा, तुम सब एक जैसे हो। तुमने हमें छोड़ दिया, हमें ठंड में मरने दिया। उसकी हंसी के साथ एसी से एक तेज हवा का झोंका आया, जो इतना ठंडा था कि नीलम की त्वचा पर बर्फ की पतली परत जमने लगी। नीलम को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली, जो एसी के पीछे की दीवार पर छुपी हुई थी। डायरी रीना की थी और उसमें उस रात की सच्चाई लिखे थे। जैसे ही नीलम ने डायरी खोली, उसके पन्नों पर अचानक शब्द उभरने लगे, शब्द जो पहले वहां नहीं थे। ये शब्द हरे चिपचिपे तरल से लिखे जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें लिखते रहा हो। डायरी में लिखा था कि अजय ने फ्रॉस्ट 13 को एसी में टेस्ट किया, लेकिन वो गलती उनकी मौत की वजह बन गई।
ये केमिकल हमारा कफन बन गया। रीना ने लिखा था, ये ठंड हमें कभी नहीं छोड़ेगी। हमारी आत्माएं इस एसी में कैद हो गई हैं। काव्या की चीखें अब भी मेरे कानों में गूंजती है। वो हर रात मुझसे पूछती है, मम्मी तुमने मुझे क्यों मरने दिया। जैसे ही नीलम ने ये लाइन पढ़ी, डायरी के पन्ने पर नए शब्द उभरने लगे। तुम अगली हो, तुम्हें भी ठंड में जलना होगा। शब्दों के साथ एक भयानक चीख सुनाई दी और डायरी अपने आप नीलम के हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गई। फर्श पर हरा तरल फैलने लगा और उसमें से छोटे छोटे नाखूनों के निशान उभरने लगे। नीलम ने आखिरी बार अनन्या को बचाने की कोशिश की। उसने एसी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा मारा, एसी से एक तेज विस्फोट हुआ। हरी धुंध पूरे फ्लैट में फैल गई और उसमें से काव्या की आकृति निकलकर नीलम की ओर बढ़ी। अब तुम मेरे साथ रहोगी, उसने कहा और नीलम को अपनी ओर खींच लिया। नीलम की त्वचा हरी पड़ने लगी और उसकी सांसें रुकने लगी। उसकी उंगलियों से हरा चिपचिपा तरल टपकने लगा और उसकी आंखें धीरे धीरे खाली होने लगी। उसने अनन्या को देखा जो अब हवा में तैर रहे थे। अनन्या की आंखें खाली हो गई थे और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थे। मम्मी अब हम साथ रहेंगे, अनन्या ने कहा और उसकी आवाज में काव्या की फुसफुसाहट मिल गई। अनन्या की त्वचा पर हरे धब्बे फैलने लगे और उसके छोटे से शरीर से खरोच की आवाजें आने लगी, जैसे कोई उसके अंदर से खरोच रहा हो। नीलम की चीखें पूरे फ्लैट में गूंजी, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। हरी धुंध अब फ्लैट की हर दीवार पर फैल गए थे और दीवारों से चिपचिपा तरल टपकने लगा। एसी की ग्रिल से एक भयानक कराह निकली और उसमें से एक जोरदार ठंडी हवा का झोंका आया जो फ्लैट के हर कोने को जमा देता था। फ्लैट की खिड़कियों पर हरे नाखूनों के निशान उभरने लगे और हर शीशे पर काव्या का चेहरा दिखाई देने लगा। उसकी खाली आंखें, उसकी भयानक मुस्कान और उसका हरा टपकता चेहरा। अगली सुबह 7B फ्लैट खाली था। नीलम और अनन्या गायब हो चुके थे। फ्लैट की दीवारों पर खरोच के निशान थे और हर कोने से हरा चिपचिपा तरल टपक रहा था। एसी अभी भी चालू था और उससे निकलने वाली हवा में अब भी वही गंध थी। फ्लैट की फर्श पर डायरी पड़ी थे और उसके आखिरी पन्नों पर नए शब्द उभरे। अगला कौन? शब्दों के नीचे एक छोटा सा हरा हाथ का निशान था, जैसे किसी ने अपनी आखिरी सांसें वहीं पर छोड़ी हों। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। शहर की चहल पहल से दूर रोहन, उसकी पत्नी कविता और उनके बच्चे अर्नव और सिया ने एक नई जिंदगी की उम्मीद में राजस्थान के दूर दराज गांव में स्थित अपनी पैतृक हवेली का रुख किया। ये हवेली रोहन के पिछड़े चाचा जी की थी, जो दशकों से वीरान पड़ी थी। विशाल जर्जर दरवाजों और ऊंची दीवारों वाली ये इमारत अपने अंदर एक सदी की खामोशी समेटे हुए थे, जो उनके नए घर के रूप में थोड़ी डरावनी पर आकर्षक लग रहे थे। शुरुआती कुछ दिन शांति से गुजरे,
लेकिन हवेली की गहरी खामोशी में एक अजीब सा ठहराव महसूस होता था। सूरज ढलते ही गलियारों में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता, मानो हवा में कुछ भारीपन घुल गया हो। कविता को अक्सर लगता कि कोई अदृश्य निगाहें उसे देख रही हैं, लेकिन रोहन इसे नई जगह का वहम कहकर टाल देता था। वहीं अर्नव, जो स्वभाव से थोड़ा शांत था, जल्द ही एक अदृश्य आंटी से बातें करने लगा। अर्नव के लिए उसकी आंटी बेहद वास्तविक हो चुकी थी। वो उसे एक दुखद आंखों वाली पुरानी साड़ी पहने महिला के रूप में बताता। छोटी सिया भी कभी कभी एक खाली कोने की ओर देखकर खिलखिलाती या अचानक खामोश हो जाती, जैसे किसी अदृश्य साथी से मिल रही हो। रोहन और कविता इन बातों को बच्चों की कल्पना मानकर शांत रहने की कोशिश करते हैं, पर उनके मन में बढ़ती बेचैनी अब उन्हें परेशान कर रहे थे। अर्नव की बातों में उन्हें एक अजीब सी सच्चाई महसूस होने लगी थी। हवेली की शांति धीरे धीरे भयानक शोरगुल में बदलने लगी। रात के गहरे सन्नाटे में ऊपरी मंजिल से कदमों की अस्पष्ट आहटें सुनाई देती, जैसे कोई धीमे धीमे चल रहा हो। बंद दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, और कभी कभी रसोई से बर्तनों के गिरने की खौफनाक आवाज आती। कविता को लगातार डरावने सपने आते हैं, जिनमें एक महिला दर्द भरी आवाज में मदद के लिए पुकारती। हवेली के कुछ हिस्सों में तापमान अचानक गिरने लगा और एक असहनीय दुर्गंध फैल जाती थी। जो रोहन इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, उसने भी अब अपनी आंखों से अजीबोगरीब चीजें देखी। रात में गलियारे में एक काली परछाई दिखाई देती, और वो जब अकेला होता तो उसे फुसफुसाहटें सुनाई देती। उसने हवेली के पुराने इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की, पर गांव के लोग इस विषय पर बात करने से कतराते थे। वो सिर्फ इतना कहते थे कि यह हवेली ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ बुरा हुआ था, जिससे रोहन की बेचैनी और बढ़ गई। एक अमावस की रात थी जब अचानक बिजली गुल हो गई। पूरा गांव और हवेली घने अंधेरे में डूब गए। तभी अर्नव अपनी नींद में बड़बड़ाता हुआ हवेली के एक बंद पुराने हिस्से की ओर जाने लगा। कविता ने हवेली की दीवारों से दर्दनाक चीखें सुनी, मानो कोई अंदर से अपनी मुक्ति के लिए चिल्ला रहा हो। उन्हें लगा कि एक भयानक दुर्भाग्यपूर्ण शक्ति अब सीधे उनसे संपर्क कर रहे थे और उन्हें अपने कब्जे पर लेने पर उतारू थे। डरे सहमे रोहन ने अगले दिन गांव के एक पुराने बुजुर्ग और हवेली के चौकीदार से बात की। बहुत जोर देने पर चौकीदार ने कई साल पहले की एक दर्दनाक कहानी सुनाई। रोहन के चाचा का गांव की एक गरीब लड़की राधिका से प्रेम संबंध था। राधिका गर्भवती हो गई, लेकिन चाचा ने सामाजिक बदनामी के डर से उसे हवेली के गुप्त कमरे में कैद कर दिया। वहीं उसने दम तोड़ दिया और उसका अजन्मा बच्चा भी उसी के साथ ही मर गया। चौकीदार ने बताया कि उसकी आत्मा अभी भी हवेली में ही भटक रही है, न्याय और मुक्ति की तलाश में। जैसे ही इस खौफनाक सच्चाई का खुलासा हुआ, हवेली में मौजूद आत्मा और भी हिंसक हो गई। वो अर्नव को बार बार गुप्त कमरे की ओर खींचने की कोशिश करते, जहां राधिका ने दम तोड़ा था।
कविता को राधिका के आखिरी पलों के भयानक दृश्य दिखाई देने लगे और उसे लगातार घुटन महसूस होती। रोहन को चाचा की एक पुरानी डायरी मिली जिसमें राधिका की कहानी और उसके कैद होने की पुष्टि हुई। ये सब उसकी आंखों के सामने एक खूनी हकीकत की तरह खुलने लगा। परिवार ने आखिरकार एक तांत्रिक की मदद लेने का फैसला किया ताकि राधिका की अशांत आत्मा को मुक्ति मिल सके। तांत्रिक ने बड़ी मुश्किल से मदद करने को राजी हुआ क्योंकि उसे पता था कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा थी। मुक्ति की रस्म शुरू हुई, लेकिन आत्मा ने पूरी ताकत से विरोध किया। हवेली में भयानक शोरगुल मच गया। चीजें अपने आप उछलने लगी और हवा में चीख गूंज उठे जो उनके दिलों को दहला दे रहे थे। आत्मा अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे। कई घंटों के संघर्ष और भयानक अनुभवों के बाद रस्म आखिरकार सफल हुई। हवेली को नकारात्मक शक्ति से मुक्ति मिल गई, पर परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। वो उसी रात हवेली छोड़कर चले गए, फिर कभी वापस नहीं लौटे। दीवारों में दफन वो राज अब हवा में तैर रहा था। एक दुखद आत्मा को मुक्ति मिली थी, लेकिन परिवार के मन में उस रात की भयानक यादें हमेशा के लिए कैद हो गईं। हवेली आज भी वहीं खड़ी है, अतीत की एक भयानक कहानी की मूक गवाह बनकर।